हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज हैं। तो क्वाड समिट 2024 पूरा हो चुका है, समिट हो चुकी है। चीन से निपटने के लिए कई रणनीतियां बनी हैं और कैंसर को लेकर एक खास पहल लॉन्च की गई है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, वो सब चर्चा करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, जहाँ पर नए राष्ट्रपति बन गए हैं और वामपंथी हैं, वो यानी लेफ्टिस्ट हैं। तो वो चीन के लिए बेहतर होंगे या भारत के लिए बेहतर होंगे, और उनकी पार्टी का इतिहास बड़ा ही खून खराबे वाला रहा है, वो भी चर्चा करेंगे। इनके बारे में जानेंगे, भारत को लेकर क्या सोचते हैं ये भी चर्चा करेंगे। चेस ओलंपियाड में तो भारतीयों ने कमाल कर दिया है, दो गोल्ड मेडल जीते हैं। 92 ईयर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हैं। ओके, तो शुरू करते हैं और पसंद आए लाइक बटन दबा दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है पता होगा आपको। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका के किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर का डेलावेयर। कहाँ पर? डेलावेयर। देखिए, अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो देखते हैं हमारा, तो मैंने इससे पहले भी एक बार इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है, डेलावेयर जो है ना, वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का गृह राज्य है। और उसी के विलमिंगटन एक शहर है, क्या है? विलमिंगटन। तो वहीं पर 21 सितंबर को ये क्वाड समिट आयोजित की गई थी और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज और जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा, ये सब वहाँ शामिल हुए थे। क्वाड की ये बैठक हुई थी अमेरिका में, और ये अमेरिका में जो बाइडेन के लिए आखिरी मौका था वहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ पर ये आयोजित किया गया था? डेलावेयर में। डेलावेयर कहाँ, एक बार देख लेते हैं मैप के जरिए भी। ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं कहाँ? अमेरिका की ओर। ठीक है, अमेरिका की ओर चलते हैं और अमेरिका में देखेंगे आप, ये जो अमेरिका है वहाँ पर इस जगह पर, इस लोकेशन पर डेलावेयर है। ठीक है, तो वहीं पर ये आयोजन किया गया है। और मैंने पहले भी बताया था कि एक्सचेंज किया है, स्वैप किया है कहिए समिट को। देखिए, 2024 की समिट वो भारत में होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत में आगमन नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ चुनाव चल रहे हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा है। तो स्वैप कर लिया था, यानी कि 24 का वहाँ समिट होगी और 25 की समिट भारत में होगी 2025 में। तो मतलब ये है कि अब तय हो चुका है कि जो भी उम्मीदवार वहाँ पर जीतेगा, वो या तो कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, तो वो अगले साल भारत आ रहे हैं। ओके, और आपको बताऊं कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा, उनके लिए भी ये क्वाड की आखिरी बैठक है, क्योंकि वो अगले साल चुनाव में उम्मीदवारी पेश नहीं करेंगे, उन्होंने कह दिया। ठीक है, अब क्वाड को देख लेते हैं। क्वाड क्या है? देखिए, क्वाड ये 4 देशों का एक समूह है। इसका गठन हुआ था 2007 में। 4 देश कौन कौन से हैं? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये अमेरिका। ठीक है, नाम क्यों है क्वाड? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, एक बातचीत का फोरम है एक तरह से कहिए। ठीक है, तो 4 देश हैं। जैसे चतुर्भुज होता है ना, उसको अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। मतलब जैसे द्विपक्षीय होता है, चतुर्पक्षीय को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। द्विपक्षीय क्या कहते हैं? द्विपक्षीय को बाइलेटरल कहते हैं, त्रिपक्षीय को ट्राइलेटरल कहते हैं। इसी तरह ये 4 पक्ष है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो सिक्योरिटी डायलॉग है। ओके, और जो कुछ चीज़ें हैं उसमें ये मैंने बता दिया है। ओके, क्वाड को लेकर क्या कहते हैं विशेषज्ञ? देखिए, विदेश मामलों के जो जानकार हैं डॉक्टर प्रकाश केरे, उनका कहना है, मैंने देखा उनका एक इंटरव्यू, कि क्वाड जब बना था तब से ये प्रेस रिलीज से अधिक कुछ नहीं है, आज भी वही हाल है। कोई समूह वास्तविक में हो सकता है जब उसका बजट हो, सचिवालय हो, एजेंडा हो। चीन को घेरने के लिए एक कोशिश है इन सब की, बस एक मीटिंग करते हैं। ओके, तो ये मेन बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ देखते हैं कि क्या क्या डिसीजन और हुए हैं। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल शुरू किया है। यानी क्वेश्चन होगा, क्वाड ने हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल शुरू की है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। आंसर बताते हैं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि बीपीएससी का 70वीं परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और इस बार इतिहास में पहली बार ये 70वीं में ये संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे ज़्यादा ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन अभी तो तुरंत एग्जामिनेशन है नवंबर में, और
मेंस भी हो जाएगा, पीटी नवंबर में होगा, मेंस हो जाएगा फरवरी में। काफ़ी कम टाइम है, लेकिन अगर आप अगले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं 71वीं बीपीएससी की, तो हम लोगों ने जीएस फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम लोग कराएंगे और ये बाइलिंगुअल होगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, तो प्राइस बहुत कम रखा गया है आप सबके लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगे, 10 मंथ में पूरा सिलेबस तैयारी करवा दिया जाएगा। 18 मंथ तक यानी 1.5 साल तक वो कोर्स आप देख सकेंगे। लाइव बैच होगा, ऑल्सो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको, और क्लास नोट आपको हैंड रिटन मिलेंगे, साथ में पैनल पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में सिर्फ पीटी टेस्ट होगा 20 और मेंस टेस्ट हम लोग लिखित परीक्षा की तैयारी भी करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे और पीडीएफ बनवाकर आपसे मंगवाएंगे, और हमारे जो विशेषज्ञ शिक्षक हैं उस पर टीका टिप्पणी वगैरह सब कुछ करेंगे कैसा आपने किया। तो जीएस विषय में क्या क्या है, करंट अफेयर्स जो मैं आपका कवर करवाऊंगा, साथ में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजव्यवस्था और विज्ञान, इन सब के स्पेशलिस्ट शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। तो शार्प लर्निंग नाम का ऐप है जो हमारा ही है, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का ही क्या है, शार्प लर्निंग, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं या इस डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो ज्वाइन जरूर करिएगा ये जीएस फाउंडेशन बैच। चलिए तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं। क्वाड ने हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए समुद्री पहल शुरू की है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैत्री। ठीक है, क्या है? मैत्री। और फुल फॉर्म क्या होगा इसका? फुल फॉर्म होगा मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, हिंदी में यही कहेंगे, प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल इंडो पैसिफिक में। ठीक है, तो खास तौर पर जो क्वाड ने ये देखा कि पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में जो चीन की आक्रामकता बढ़ी है, तो इसके लिए अपने अपने जल क्षेत्रों पर निगरानी सुरक्षा करने बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, वो लागू हो सके और गैर कानूनी जो काम हो रहे हैं चीन के द्वारा उसको रोका जा सके। ठीक है, तो 2025 में अगले साल मैत्री जो वर्कशॉप होगा, समुद्री ट्रेनिंग होगी, उसकी मेजबानी भारत ही करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ओके, मैत्री का फुल फॉर्म क्या होगा? मैत्री का फुल फॉर्म होगा मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। अब आप सोचेंगे कि दक्षिण चीन सागर में यानी साउथ चाइना सी में चीन की क्या आक्रामकता है। चर्चा तो देखते होंगे, एक बार मैप के जरिए आप समझ लीजिए। प्यारा भारत है अपना, और अभी दक्षिण चीन सागर में सबसे ज़्यादा जो टकराव हो रहा है ना, वो फिलीपींस और चीन के बीच में हो रहा है। ये फिलीपींस है, ठीक है, और इधर है ये चाइना, जो विशाल का चाइना है, और यहीं पर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये है क्या? साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है। और यहाँ पर इसने, चीन ने क्या किया हुआ है, कई सारे आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर कहा है कि ये सब हमारा इलाका है। ठीक है, ये हमारे एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। ठीक है, तो उससे क्या है, बहुत ज़्यादा तनाव है, खासतौर पे फिलीपींस के पश्चिमी तट पर। वहाँ 150 किलोमीटर दूर सबीना तट पर एक जगह है, वहाँ पर टकराव अक्सर देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि इसका जो कोस्ट गार्ड है वो इस फिलीपींस के जो जहाज हैं उसको टक्कर मार देता है। इसकी नेवी जहाज जा रहा है और यहाँ पर टक्कर मार दिया इसके, यानी फिलीपींस के जहाज पर। तो इतनी आक्रामकता है और बाकी देश भी टेंशन में है, तो इसलिए ये क्वाड जो है ना, यहाँ पर जो स्टेबलाइज करने की एक कोशिश वो करने की चाहता है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर और बताते हैं आपको। क्वेश्चन होगा कैंसर मूनशॉट पहल, यानी कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, वो क्या है जिसे एक क्वाड समूह ने मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम, पता लगाना और उसका उपचार, इलाज। ठीक है, यानी सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना, उसकी रोकथाम किया जाए, कैसे किया जाए वो सब, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव ये क्वाड उठा रहा है। और कहाँ पर होगा? इंडो पैसिफिक इलाके में, क्षेत्रों में, वहाँ तमाम जो देश हैं वहाँ पर ये काम किए जाएंगे। तमाम ये 4 देशों के द्वारा, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा।
ठीक है। तो ये क्वाड लीडर्स समिट हुई और उसी में ये कैंसर मूनशॉट पहल को मंजूरी दी गई है। दरअसल कैंसर मूनशॉट जो इनिशिएटिव है वो अमेरिका में ऑलरेडी चल रहा है, और जो बाइडन जब आए, उनकी वाइफ जिल बिडेन, तो जिल बिडेन का ये इनिशिएटिव था मूल तौर पर कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, और उसके ज़रिए सर्वाइकल कैंसर को लेकर वहाँ पर काफ़ी कुछ काम हो रहा है, रोकथाम के लिए काम चल रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही। तो इस इनिशिएटिव को अब क्वाड में भी ला दिया गया। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि इस पहल से कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है ना, वहाँ पर, तो वहाँ के जो देश हैं, थोड़ी सी वहाँ काम हो जाएगा, एक सोशल वर्क भी हो जाएगा एक तरह से। इससे वहाँ के लोगों से कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी, ऐसा मानना है क्वाड का। ठीक है, तो इस पहल की शुरुआत, वैसे तो ये जो पहल है ना, ये जो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, वो फिलहाल केवल और केवल गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए, यानी सर्वाइकल कैंसर के लिए ही है। बाद में इन लोगों का प्लान ये भी है कि बाद में भविष्य में हम कुछ और कैंसर को भी जोड़ेंगे, लेकिन मूल तौर पर ये ज़रूरी है। इस समय क्या है ना, ये इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक में एक प्रमुख स्वास्थ्य संकट बना हुआ है, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ये देखिए क्या होता है ना, ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, यानी कहें HPV, उसकी वजह से होता है। एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण है और गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण बनता है। सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है, सर्विक्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है और वहाँ पर कैंसर ग्रोथ होने लगता है, और इसका टीका के ज़रिए, यानी HPV जो ये है वायरस है, उसके खिलाफ अगर टीका दे दिया जाए युवतियों को, तो आगे जो जीवन है ना, उसमें ये सर्वाइकल कैंसर होने का ख़तरा नहीं रहता है। ठीक है, ये एक ऐसा कैंसर है जो वही सर्विक्स में ही डेवलप होता है, उसकी दीवारों पे डेवलप होता है, कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि हो जाती है, और दुनिया भर में महिलाओं में खासतौर पर ये चौथा सबसे आम कैंसर है। ठीक है, अगर दुनिया में महिलाओं में कैंसर होता है तो ये चौथा कैंसर, हर चौथा कैंसर वो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर होता है, यानी सर्वाइकल कैंसर होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रयास जो है ना वो शुरू होगा, क्वाड कैंसर ये मूनशॉट जो इनिशिएटिव है वो। ठीक है, आने वाले दशकों में बहुत लोगों की जान बचाएगा, बहुत महिलाओं की जान बचाएगा। ठीक है, भारत ने फंडिंग भी की है $7.2 मिलियन की। एक बार चलते हैं उस क्षेत्र को देख लेते हैं, प्यारा भारत। और मेन जो है कि इस इलाके में अमेरिका और इधर चीन को छोड़ दीजिए, और यहाँ इंडो पैसिफिक में, यहाँ पर ये इनिशिएटिव क्वाड के द्वारा चलाया जाएगा, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को। ठीक है, ताकि चीन का जो प्रभावशालीता यहाँ पर है उसको थोड़ा कम किया जा सके। ठीक है, मतलब सोशल पहल भी हो सके, केवल और केवल हम लोग हथियार लेकर ही ना चलें, बल्कि लोगों को कैंसर के प्रति अगर हम जागरूक कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। ठीक है, और भारत ने कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव के लिए $7.5 मिलियन यानी $75 लाख रुपए, मतलब रुपए नहीं, $75 लाख इतना देने का ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी हिंद प्रशांत महासागर, हिंद मतलब हिंद महासागर और इधर प्रशांत महासागर, उस क्षेत्र में जितने देश हैं वहाँ पर कैंसर परीक्षण, स्क्रीनिंग और इलाज के लिए ये रकम जो है ना वो $7.5 मिलियन यानी $75 लाख वो अनुदान देने की घोषणा की है। ठीक है, इसमें क्या होगा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब का काम कराया जाएगा, और इसके लिए गावी से भी इनिशिएटिव किया जाएगा। गावी जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट, जो दुनिया भर के लिए वैक्सीन और हेल्थ प्रोग्राम करती है, WHO उसका प्रमुख हिस्सेदार है, भारत भी हिस्सेदार है। तो गावी और क्वाड इन सब के तहत मिलकर 40 मिलियन खुराक की आपूर्ति कराई जाएगी इंडो पैसिफिक देश में। इन सब इलाकों में यहाँ पर टीके दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको बताऊं कि WHO की जो डिजिटल स्वास्थ्य वैश्विक पहल है उसमें भारत जो है वो $10 मिलियन का योगदान वो पहले से
करने की घोषणा की हुई है भारत ने। ठीक है, तो एक तो $10 मिलियन वो WHO को दिया जा रहा है और $7.5 मिलियन वो क्वाड का जो ये मूनशॉट इनिशिएटिव है उसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वाड से रिलेटेड है, और अगर कोई सवाल हो रहा हो आप में मन में तो पूछ लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा मैं। क्वाड समिट 2024 के दौरान अमेरिका ने कितने भारतीय पुरावशेष यानी एंटिक चीज़ें लौटाए हैं? आंसर होगा 297। ठीक है, 297, ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में। और अगर हम संख्या को जोड़ेंगे कि 2014 से ये अब तक रिकवर किए गए कितने हो गए हैं टोटल, तो 640 हो गए हैं। ओके, 640 ये एंटिक चीज़ें वो वापस लाई गई हैं अब तक, और अभी इसको भी जोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो अमेरिका यात्रा के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये सब चीज़ें, ये जो देख रहे हैं आप, ये मूर्ति है, ये एंटिक चीज़ है, ये है, तो ये सब वापस सौंपी है। ठीक है, ये भारत से चुराई गई थी, चुरा कर और वहाँ बेचने की कोशिश की गई थी। तो और भारत और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में एक संधि भी हुई है, समझौता भी हुआ है। उसके तहत ये कब समझौता हुआ है? जुलाई 2024 में, जब दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर समिति की मीटिंग हुई थी यूनेस्को की, तो उसी दौरान भारत और अमेरिका ने ये तय किया था कि पुरावशेष जो हैं भारत के या फिर अमेरिका के ही क्यों ना हो, तो उसको सांस्कृतिक संपत्ति समझौता कराया गया था। और उसके ज़रिए ये था कि जो भी चीज़ यहाँ से अगर बेची जा रही है वहाँ तो पकड़ के और वापस लाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड समिट ये आयोजन हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण ये समिट थी। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा नतीजा नहीं निकला, और कुछ चीज़ें और मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो भाषा थी वहाँ, वो चीन को लेकर मतलब बहुत उत्तेजनात्मक नहीं थी, जो एक अच्छी बात थी, क्योंकि चीन ने पहल की है, चीन ने अपनी तरफ से इस सीमा से अपनी सेनाओं को हटाया भी है और बातचीत की भी कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि चीन ने कहा कि हमारे यहाँ भारतीय कंपनियों को निवेश करना चाहिए, वहाँ पर बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने वो बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है अमेरिका ने, और ख़ास तौर पर क्वाड को लेकर कि चीन को कैसे रोका जाए, चीन को कैसे क्या किया जाए, ये सब रणनीति अंदर खाने में ये हुई है। और कुछ चीज़ें तो वहाँ हुआ ये कि माइक जो है वो इस तरह से ऑन रह गया कि वो सबको सुनाई दे गया, चीन को लेकर जो बाइडेन बोल रहे थे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, PDF आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स देखेंगे तो तैयारी आपकी करंट अफेयर्स की हो पाएगी। और हम लोग का मेंबरशिप प्लान भी है करंट अफेयर्स का, 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो उनके लिए है, और एक है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि रेलवे, SSC, टीचर, राज्यों के जो तमाम पुलिस के एग्जामिनेशन है उन सब के उसमें काम आएगा। तो देखिएगा जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए हम लोग PDF देते हैं, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, साथ में वीडियो का लिंक भी होता है। जैसे ये तमाम जो कंटेंट देखा आपने, अगर आप PDF पढ़ रहे हैं और वीडियो को ओपन कर लेंगे, क्लिक कर देंगे, वहाँ पर वीडियो का लिंक होगा, तो ये विजुअली समझ में आएगा आपको, मैप भी समझ में आएगा, क्योंकि मैप का प्रयोग मैं काफ़ी ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? क्या नाम है इनका? आंसर होगा अनुरा कुमारा दिसानायके। क्या नाम है? अनुरा कुमारा दिसानायके। तो 22 सितंबर को उनको श्रीलंका की जनता ने नया राष्ट्रपति चुन लिया है। वो वामपंथी नेता हैं और इस देश के यानी श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति बने हैं। किसकी जगह ली है उन्होंने? तो रानिल विक्रमसिंघे की जगह ली है। श्रीलंका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई वामपंथी वहाँ पर राष्ट्रपति बन रहा है। ये भी वहाँ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब किसी उम्मीदवार को जीत के लिए जो 50% से अधिक मत चाहिए था वो नहीं मिल पाया, इसकी वजह से दूसरे राउंड की गिनती हुई। वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव होता है, उसमें प्राथमिकता देनी होती है, नंबर 1 कौन, नंबर 2, 3। तो नंबर 1 की तो गिनती हो गई थी, 50% किसी को नहीं आया, तो फिर नंबर 2 की गिनती हुई। उसके आधार पर इनको विजेता घोषित किया गया, अनुरा कुमारा दिसानायके को। ठीक है, अब उनकी और उनके पार्टी के बारे में जान लेते हैं। एक बार मैप में भी देख लेते हैं, प्यारा भारत और ये पड़ोसी हमारा श्रीलंका है। ठीक है, तो अनुरा कुमारा दिसानायके जो है वो वामपंथी पार्टी जनता विमुक्ति
पेरामोना, यानी जेवीपी के नेता हैं। क्या है? जेवीपी। और जेवीपी जो है ना वो 1971 में और 1987 से 89 यानी 1971 और 1987-89 में श्रीलंका सरकार के खिलाफ 2 बार सशस्त्र विद्रोह कर चुका है। उस वक्त उसके पास अपनी सैन्य टुकड़ी भी थी। उस दौरान इनके चचेरे भाई की भी मौत हो गई थी लड़ते हुए। हालांकि बाद में इस पार्टी जो है ना वो लोकतांत्रिक राजनीति की मुख्य धारा में प्रवेश कर गई। यहाँ तक कि 2004 में जो गठबंधन सरकार थी उस समय श्रीलंका में, तो उस समय ये दिसानायके जो हैं वो कृषि, पशुपालन, भूमि सिंचाई मंत्री के रूप में भी काम किया था उन्होंने। ठीक है, तो इस बार वो 2024 में नेशनल पीपुल्स पावर एक गठबंधन बनाया गया और उसके तहत ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने थे। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त मात्र 3% वोट मिला था। इस बार मतलब 50% से ज़्यादा हो गया, मतलब दोबारा जो काउंटिंग हुई उसको जोड़ते हुए। ठीक है, तो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की बात कहते रहे हैं ये। अब सवाल यहाँ पर होगा कि अनुरा की जो पार्टी है जेवीपी, उसका और अनुरा के साथ भारत के कैसे संबंध हैं। देखिए अगर इतिहास देखेंगे तो अनुरा की पार्टी जेवीपी का भारत विरोधी इतिहास रहा है। 1980 के दशक में जब भारत ने श्रीलंका में लिट्टे से निपटने के लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजा था, सेना भेजी थी, तब जेवीपी ने इसका कड़ा विरोध किया था। हाल के कुछ वर्षों में ऐसा देखने को मिला है कि इनकी पार्टी अनुरा कुमारा दिसानायके की पार्टी जेवीपी, उसने भारत के प्रति अपना रुख बदला है। ठीक है, और पिछले कुछ वक्त से भारत से बातचीत भी होती रही है। हालांकि अनुरा कुमार ने चुनाव से ठीक पहले भारतीय कंपनी अडानी के खिलाफ बयान दिया था, एक विवाद शुरू किया था। ठीक है, ये भी कहा था कि जब हम राष्ट्रपति बन जाएंगे तो श्रीलंका में जो अडानी ग्रुप का विंड पावर प्रोजेक्ट है वो रद्द कर देंगे हम। ठीक है, लेकिन आगे क्या होता है, चुनाव जीतने से पहले चर्चाएं तो बहुत होती हैं, भाषण बहुत होता है, आगे क्या होता है वो देखना होगा। अनुरा कुमारा जो हैं वो भारत और चीन दोनों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं एक साथ, भारत को भी और चीन को भी। ठीक है, दोनों को। चीन और भारत में दोनों जगह इन्होंने यात्रा की थी और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ, जो कुछ वक्त पहले की ही है, जब वो भारत आए थे और भारत में मुलाकात की थी विदेश मंत्री के साथ। और इसके अलावा चीन भी गए थे वो, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके सीनियर लीडर से भी मुलाकात उन्होंने की थी। फरवरी 2024 में उन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, अजीत डोभाल वगैरह से भी मुलाकात उन्होंने की थी। तो इस वक्त जब श्रीलंका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है आर्थिक स्थिति से, मुख्य तौर पर 36 अरब डॉलर का विदेशी ऋण है, उस पर लोन है, जिसमें से 7 अरब डॉलर का तो लोन चीन का ही है। तो आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन भारत ने पिछले कुछ वक्तों में काफ़ी मदद की थी फंड दिलाने में। यहाँ तक कि जो IMF से जो राहत पैकेज मिलना था उसमें काफ़ी भारत ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर मदद की थी जब रानिल विक्रमसिंघे वहाँ राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही। अच्छा, पिछले कुछ वक्त में श्रीलंका में काफ़ी उठापटक भी हुआ है। 2022 में बड़े पैमाने पर विद्रोह हो गए थे, विरोध हुए थे, जिसके कारण वहाँ के जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे, उनको भागना पड़ा था छोड़ के, मतलब श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा था। तब रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने थे और अभी कौन राष्ट्रपति हो गए हैं? नए अनुरा कुमारा दिसानायके। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? 2 राजधानी है, एक श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे, वो विधायी राजधानी है यानी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और दूसरी राजधानी है कोलंबो, जो कि कार्यकारी और न्यायिक है यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 45वें चेस ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए किस कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? आंसर होगा A और B दोनों, यानी ओपन कैटेगरी यानी पुरुष और महिला कैटेगरी, महिला टीम में भी, दोनों में ये इतिहास रचा है भारत ने। और ये न्यूज़ देख भी रहे हैं, इंडियन टीम मेक हिस्ट्री, बैग गोल्ड इन बोथ कैटेगरी। ठीक है, तो खास बात है।
ये चेस का सबसे बड़ा जो आयोजन होता है ना, वो चेस ओलंपियाड होता है। और 97 ईयर के इतिहास में भारत ने पहली बार दोनों में पहला स्थान प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल पाया है। ठीक है, और ये हैं खिलाड़ी शानदार जिन्होंने कमाल कर दिया है। ठीक है, तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी यानी पुरुष टीम में कौन कौन? विदित गुजराती, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानानंद है, ये कौन है? पेंटला हरि कृष्णा, डी गुकेश और एक और पी हरि कृष्णा। ठीक है, महिला कैटेगरी की बात करेंगे तो दिव्या देशमुख, डी हरिका, तानिया सचदेवा, वैशाली रामबाबू और वंतिका अग्रवाल। ठीक है, तो ये है, ये वैशाली रामबाबू जो है ना, वो आर प्रज्ञानंद की सिस्टर है। ओके, तो भाई बहन ने कमाल किया हुआ है। तो ये बुडापेस्ट में आयोजन हुआ था और हंगरी में, हंगरी ले चलते हैं एक बार, देख लेते हैं। प्यारा भारत और हंगरी जो है लैंड लॉक देश है जो कि यूरोप में है। तो यहाँ रेड कलर में जो है वो देख रहे हैं, राजधानी बुडापेस्ट, वहाँ के राष्ट्रपति हैं तामस सुल्योक, प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर अर्बोन, मुद्रा वहाँ पर फोरेंट चलती है, फोरेंट। आबादी करीब 95 लाख है और क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे ना इसका, तो वो 93,000 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब भारत का जो बिहार है ना, बिहार राज्य है, उसके बराबर का क्षेत्रफल है। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर यूक्रेन हो गया, ये रोमानिया हो गया, ये सर्बिया हो गया। ठीक है, ये हो गया क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया। तो ये इसके पड़ोसी देश है। लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, अलग अलग देश हैं वहाँ से घिरा हुआ है। इसको बाहर जाने के लिए यानी समुद्री मार्ग में जाने के लिए किसी न किसी देश से होकर जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 सितंबर को। 21 सितंबर को। और थीम क्या है? शांति की संस्कृति का विकास। क्या है? शांति की संस्कृति का विकास। और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र ने 1981 में ही घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 22 सितंबर को। ठीक है, तो ये दिवस जो है ना, वो गैंडों की जो 5 प्रजाति है उसके संरक्षण के जागरूकता के लिए किया जाता है, मनाया जाता है। और 5 प्रजाति में जैसे अफ्रीका में 2 प्रजाति हैं, एक अफ्रीकी गैंडे प्रजाति है, एक काला और एक सफ़ेद है। और एशियाई गैंडे की प्रजाति है, एक तो ग्रेटर वन हॉर्न, सुमात्रन और जावन गैंडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिवर डे। आंसर होगा सितंबर का चौथा जो रविवार होता है उसमें। और इस बार कब है? इस बार है 22 सितंबर को। और थीम क्या है इस बार की? जीवन के जल मार्ग, वाटरवेज ऑफ लाइफ, जीवन के जल मार्ग, ये है थीम। ठीक है, मैंने पीडीएफ में कई सारे क्वेश्चन भी नदी से रिलेटेड दे दिए हैं, कुछ का जिक्र कर लेते हैं। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो गंगा है। अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलती है और गंगा का रूप लेती है, वो कौन सी जगह है? तो देवप्रयाग है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी है। वृद्ध गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? वो भी गोदावरी है। कौन सी नदी प्रसिद्ध जोग जल प्रपात बनाती है? तो वो शरावती है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा है। कहाँ पर मीठे पानी की डॉल्फिन वो किस नदी में है? तो वो गंगा है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, पीडीएफ में भी मैंने दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 23 सितंबर को। ठीक है, और थीम क्या है इसकी? सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करें, साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। ठीक है, सांकेतिक भाषा का उपयोग वो लोग करते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो सांकेतिक भाषा के रूप में। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और 71st बीपीएससी के लिए बैच आ चुका है। जो लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा। जीएस फाउंडेशन बैच है और करंट अफेयर्स भी उसमें कवर किया जाएगा। और केवल करंट अफेयर्स चाहिए तो मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, शार्प लर्निंग, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।